ठीक है, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा पहले और फिर उसके बेस पर क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। हाँ कुछ है नहीं बेस थ्योरम, देखो बता रहा हूं अभी दोबारा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, आपको किसी भी क्वेश्चन का बेस थ्योरम के क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। पहचानने का तरीका यह है कि वो अक्सर 2 या 3 संभावनाएं देगा। जैसे कहेगा एक 3 बैग आपके पास है, उनमें से कोई एक चुन लो, ठीक है ना, और उसमें से कोई एक बैग क्या निकालो, बॉल निकालो। फिर बॉल निकाली गई जो वो रेड है, मतलब अब की बात पहले बता देगा बॉल रेड है, तो अब उसके पहले बैग में से निकाले जाने की या दूसरे बैग में से निकाले जाने की या थर्ड बैग में से निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तब तो हुआ बेस थ्योरम। और अगर ऐसा हुआ कि उसने कहा कि हमने किसी एक बैग को रैंडमली सेलेक्ट किया और उसमें से कोई एक बॉल निकाली, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो समझ लो वो फिर क्वेश्चन हो गया किसका, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन रखे हैं सामने, उन 3 या 4 या 5 ऑप्शन में से किसी एक को चुनकर उसमें से आपने कोई काम किया और फिर उसमें उसी की वो प्रोबेबिलिटी पूछ बैठे कि इसके रेड होने की, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो समझ जाना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर उसी का रिवर्स कर दे कि बता दे जो बॉल निकली है, जो हमने काम किया है वो क्या है, वो रेड है या ब्लैक है, वो पहले से बता दिया कि ये है। अब उसके सेकंड बैग से निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि वो बॉल सेकंड से निकाली गई है कि थर्ड से निकाली गई है। मेरी बात को समझ में आ रही है, क्लियर। जैसे मान लो मैंने आपको कहा 4 क्लासेस हैं मेरे पास यहाँ, 9, 10, 11, 12। मैंने रैंडमली किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, चारों क्लासेस में से रैंडमली मैंने किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। अब उस स्टूडेंट के बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर मैंने ऐसा पूछा तो तब ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोनों चारों क्लासेस में बॉयज भी बता दूंगा, गर्ल्स भी बता दूंगा। इसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 9th में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 12th 10th में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 11th में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, 12th में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। समझ में आ रही बात ना, ये मैंने सारे बता दिया, आपको सारा डेटा दे दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा मैंने रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, बताइए कि उस बच्चे के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान लो ऐसा कुछ मैंने कहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सर पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी क्लास को आपने सेलेक्ट किया होगा। तो हर एक क्लास के सेलेक्ट किए जाने की संभावना बराबर है, यानी वो बच्चा या तो 9th या तो 10th या तो 11th या तो 12th में से लिया गया होगा। इसका मतलब हर एक क्लास को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। तो इसका मतलब P of E1 भी 1/4, P of E2 भी 1/4, P of E3 भी 1/4 और P of E4 भी 1/4। E1, E2, E3 आप क्या मानोगे कि क्लास 9th चुनी गई होगी, क्लास 10th का बच्चा रहा होगा, क्लास 11th का, क्लास 12th का, E1, E2, E3 ऐसे मानोगे। फिर समझ में आ गई बात ना। अब फिर मैं बोलूंगा P of, मुझे निकालना क्या होगा, मान लो मैंने, अब मैं कहूंगा कि द सेलेक्टेड बॉय इज सेलेक्टेड स्टूडेंट इज बॉय, क्लियर। अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट बॉय है तो उसके बल्कि उसके बॉय होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, P of A निकालना है मुझे। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, P of E1 इंटू P of A अपॉन E1 प्लस P of E2 इंटू P of A अपॉन E2। अब मैं ये करूंगा कि पहले प्रोबेबिलिटी चुनी जाने की, 9th क्लास को लिए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, मान लो P of E1 1/4। अब उसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा कि उसके बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वहां कंडीशन लग जाएगी। मान लो कि उसमें 10 लड़के थे और 12 लड़कियां थी, तो 10/22। आई बात समझ में, बोलो समझ में आ रहा है तुम्हें मोइन। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसी का उल्टा कर लो, इसका उल्टा क्या हुआ, मैंने कहा मेरे पास 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस हैं, मतलब थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया ना। कर लो क्वेश्चन ऐसे करके कि हर एक को बस लिख देना है P of E1 इंटू P of A अपॉन E1। या तो ये संभावना बनेगी, या तो 9th का बच्चा रहा होगा और बॉयज भी होगा, या तो 10th का बच्चा रहा होगा और बॉयज भी होगा। तो या के लिए तो बीच में प्लस आ रहा है, और एंड के लिए कि 9th का बच्चा एंड बॉय, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है। 10th क्लास का स्टूडेंट एंड बॉय, तो उसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो P of E1 इंटू P of A अपॉन E1 प्लस P of इंटू P of A अपॉन E2 प्लस P of E3 इंटू P of A अपॉन E3। समझ गए ना, समझो मोइन बात समझ में ना। अब इसका जस्ट उल्टा कर लो। उल्टा क्या करना है, मैंने कहा मेरे पास 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस है, मैंने रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया और ये पाया गया कि वो लड़का है, पहले से बता दिया है कि वो लड़का है। तो अब बताओ कि उसके 10th क्लास का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपने अगर E1 9th को माना, E2 10th को माना, E1 E3 11th को माना और E4 12th को माना है, तो आपको इसका मतलब P of E2 by A निकालना है। बात खत्म हो गई। यानी पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि उसके लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब क्या हुआ कि ये बता दिया गया कि जो चुना गया बच्चा है वो लड़का है, अब उसके 10th क्लास का होने की संभावना कितनी है, बस इतना फर्क है। समझ गए अब,
ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला उसका तुम्हें पता ही है कि P ऑफ E2 बाई E अगर निकालना होगा तो ऊपर E2 वाला कौन जो टर्म है वो, और नीचे सारे। समझ गए ना? क्लियर? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? देखिए ध्यान से क्वेश्चन करना सनत, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। इसने कहा 3 persons A, B and C, 3 लोग हैं A, B and C, अप्लाई फॉर ए जॉब ऑफ मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी। किसी एक प्राइवेट कंपनी में ये मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं 3 लोग A, B and C। चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन आर इन द रेशियो 1:2:4। ठीक है, A, B और C के सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? वो इस रेशियो में हैं, 1:2:4 के रेशियो में है। क्लियर? अगर मैं ये कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा चुने जाने की संभावना किसकी है? सी की है। सबसे कम चुने जाने की संभावना ए की है। ए से डबल संभावना और ए से 4 गुनी संभावना और बी से डबल संभावना सी की है। समझ में आ रही बात ना? ऐसे आइडिया लगा लिया हमने रेशियो से। चलो जी, क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान सुनो, अब बात ना करो नवेद, है ना, अब छोड़ो उसको, अब बाद में बात देखेंगे। अब क्या है आगे? उसने क्या कहा? द चांसेस तो मिल गए। अब इसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी आर। ध्यान सुनिएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी आर 0.8, 0.5 एंड 0.3। मतलब उसने कहा कि अगर कोई बंदा इनमें से चुना जाता है तो ए के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए चेंजेस को इंट्रोड्यूस किए जाने की संभावना, मतलब अगर ए का सिलेक्शन हुआ तो वो कंपनी में आके बदलाव करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 0.8। बी के लिए 0.5, सी के लिए 0.3। जिसके चांस सबसे ज्यादा है सेलेक्ट होने के, वो आकर के कंपनी में सबसे कम बदलाव के चांस दिखाएगा। ठीक है ना? क्लियर? ओके जी। अब इसने क्या कहा आगे? इफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, अगर कंपनी में प्रॉफिट में कोई इंक्रीमेंट ना हुआ हो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है सीधे। क्वेश्चन सुनिए पहले ध्यान से। क्या कहा उसने? अगर कंपनी को सिलेक्शन के बाद कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ा, कंपनी ने उन तीनों लोगों का इंटरव्यू किया, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया कंपनी का। ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो बताओ इस बात की संभावना कितनी है कि ये इसलिए हुआ होगा, प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ए को चुना गया था। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ सोचो, अब तुम सोचो, है ना, दिमाग लगाओ भाई। क्वेश्चन पेपर में आ गया, आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है ना? इसने कहा चेंजेस तो लिए नहीं गए हैं, चेंजेस कैन डज नॉट टेक प्लेस, चेंजेस लिए नहीं गए हैं। ए के लिए पूछा, ए के लिए, ए के अपॉइंटमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम बताओ? 1/17 नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पहले फिर से सुनिए ध्यान से। उसने कहा, अब ध्यान लगाओ नवेद, ए, बी और सी 3 लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ए को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? 1/7 है। बोलो कैसे? उसने कहा ए, बी और सी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है ना, ए, बी और सी के चांसेस, ए, बी और सी के सिलेक्शन के चांसेस का रेशियो 1:2:4 है। समझ गए ना? तो 1:2:4 का मतलब क्या ही हुआ? उसकी संभावना अपॉन टोटल संभावना। क्लियर है ना? टोटल कितना हो गया? 1/7। तो ए के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। बी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। सी के चुने जाने की संभावना कितनी होगी? 4/7। भाई अगर टोटल 7 मौके हो ना, अगर टोटल 7 वोट हो मेरे सामने या 7 बार 7 वक्तव्यों पर मैं किसी को अपॉइंट करूंगा तो उन 7 में से एक ही इसके फेवर का है बस।
आई कुछ बात समझ में? तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहूंगा E1, बल्कि मैं इसको क्या ही कहूंगा, ए बी सी। मैं क्यों लिखूं? मैं पहले E1 E2 E3 क्यों नहीं लिख रहा हूं? E1 मतलब ए सिलेक्टेड, ए सिलेक्टेड, ये मैंने मान लिया। E2 मतलब बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, बी इज सिलेक्टेड। E3 मैंने मान लिया सी इज सिलेक्टेड। अगर मैंने ये माना है तो समझो ये क्या हो गया, P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 हो गया। ये क्या मानूंगा? उसने कहा चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, टेक प्लेस, चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है ना, चेंजेस नहीं हुए, ये पहले से पता है। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चेंजेस नहीं किए कंपनी में और प्रॉफिट भी नहीं हुआ कंपनी को। तो बताइए इस बात की संभावना कितनी है कि ए का सिलेक्शन हुआ होगा? तो हम कहेंगे पहली बात, अगर ए चुना जाता तो वो चेंजेस लाता, इस बात की प्रोबेबिलिटी उसने कही थी 0.8। ए अगर चुना जाता, ए को अगर चुना जाता, सॉरी इस ए को अगर चुना जाता तो वो चेंजेस लाता। मतलब कहने का ये है P ऑफ ए अपॉन E1, नहीं समझे? P ऑफ ए अपॉन E1 कितना है? 0.8। हाँ अब सुनो ना, हाँ सही सही कह रहे हो। अब ये क्या है, अगर ए चुना जाता तो वो चेंजेस लाता, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो दी है क्वेश्चन में 0.8, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज डज नॉट टेक प्लेस, चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0.8 यानी 0.2, नहीं समझे? अगर ए को चुना जाता तो वो कंपनी में चेंजेस लाता, इस बात की संभावना है 0.8, लेकिन उसने कहा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ए के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? E1 मतलब हमने ए को चुना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया। P ऑफ ए अपॉन E1 का मतलब क्या होता है कि सर ए को चुना गया है और वो चेंज नहीं ला रहा है, इस बात की संभावना कितनी है? 0.2 ही तो है। अगर ए को चुना जाएगा तो 80% चांस है कि वो चेंज लाएगा, सिर्फ 20% चांस है कि वो चेंज नहीं लाएगा। आई बात समझ में? तो P ऑफ ए अपॉन E1 हो गया 0.2, P ऑफ ए अपॉन E2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। फिर P ऑफ ए अपॉन E3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना देता? 0.3, तो 0.7 हो गया। अभी कोई डाउट है? आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है सर P ऑफ E1 अपॉन A, मतलब ये ऑलरेडी अकर्ड इवेंट है कि चेंज नहीं हुआ है। बस बताना यह है कि बताओ संभावना कितनी है इस बात की कि A को चुना गया होगा, यानी E1 वाला केस रहा होगा। तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे आप, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1। क्वेश्चन पेपर में अगर फंस गया ना एक बार, सॉरी बस ऊपर इतना नीचे बेस फॉर्म का क्वेश्चन है भाई, P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ A अपॉन E3। खत्म करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1/20 आएगा आंसर। समझे ना? पहले वाले का बताओ, इसका बताओ P ऑफ E1 1/7 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 2/10, 2/10। इसका बताओ 1/7 इंटू 2/10, फिर प्लस इसका बताओ P ऑफ E2 भी होगा भाई यहाँ पर ना, ये मैंने गलत कर दिया, ये होगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A अपॉन E3। बताओ P ऑफ E2 कितना? 2/7 इंटू 1/5/10, ठीक है, प्लस कितना P ऑफ E3 4/7 इंटू 7/10। फायदा इससे मिलेगा ना, नीचे 70 आ जाएगा, ऊपर भी 70 आ जाएगा, घट जाएगा, ये आ जाएगा 2/70 अपॉन ये आ जाएगा सर 2/70 प्लस 7, सॉरी 10, 2/70 प्लस 10/70 प्लस 7 चौक 28, 28/70, 28 2 30 10 40 सर, हाँ 2/70 अपॉन 40/70 2/20 कट के कितना आ गया 2/40, तो 1/20 आ गया आंसर। हाँ अच्छा ठीक, हाँ 4 इंटू 7 21, नहीं 28, बहुत बढ़िया। क्या चीज? नहीं भाई, 1 लेने का मतलब तो फिर पूरी संभावना किसकी हो गई? हाँ समझिए ना, 1 अगर 1 ले लेंगे तो ठीक है। वो
अब लकीली आ गया, ठीक है ना, ठीक है। सुनो क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन सुनेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये बच्चे बात ना करो, ठीक है। लिखिए P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, P ऑफ B इज इक्वल टू 7/12, P ऑफ A यूनियन B का डैश, नहीं A डैश यूनियन B डैश, अच्छा A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू 1/4। फाइंड वेदर द इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। बताइए A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर P ऑफ A इतना हो, P ऑफ B इतना हो और P ऑफ A डैश यूनियन B डैश इतना हो, तो बताइए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। पहली बात तो कब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट? अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होता है। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो हम कहते हैं कि वो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। समझ में आ रही बात ना? और अगर इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, है कि नहीं है? ये नहीं है। देखता हूं, A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आ रहा होगा 7/24। हाँ ठीक ठीक ठीक। P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ रहा होगा आपके ना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ रहा है 3/4 और P ऑफ A इंटू P ऑफ B वो 7/24 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक ठीक, नॉट इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये मत सोचिए बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भाई। A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन यूनियन डैश का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B का डैश, नहीं P ऑफ A डैश यूनियन B डैश इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश होता है। ये फॉर्मूला पता है ना, N A डैश यूनियन B डैश इक्वल होता है N A इंटरसेक्शन B का डैश। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश कितने के इक्वल है? 1/4 के। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। बोलो होगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/4। P ऑफ A इंटू P ऑफ B बताओ कितना होगा सर? ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 7/12। कितना हो जाएगा? 7/24। हम बोलेंगे सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। सो वी कैन से दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बोलो समझ में आया? हो गया, बढ़ जाए? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा ए बॉक्स कंटेन्स 1 वाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। 1 white and 3 red. A box contains 1 white ball and 3 red balls. Another box contains 2 white balls and 3 red balls. Another box B2 contains 2 white balls and 3 red balls. हो गया यहाँ तक? अब if one ball is drawn at random from each of the boxes B1 and B2, है ना, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स। अच्छा, दोनों से एक एक बॉल निकाली गई। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले बैग में है 1 वाइट 3 रेड, दूसरे बैग में है 2 वाइट 3 रेड, 2 वाइट 3 रेड। हो गया यहां तक? हमने दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली, दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली, तो दोनों के सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ सेम कलर, दोनों का सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों के सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत आसान। बताओ क्या दिया है? पहले बैग में कितनी रेड है? बोलना निशा। पहले बैग में 1 वाइट 3 रेड, 1 वाइट 3 रेड। दूसरे बैग में 2 वाइट 3 रेड। अब उसका कहना है हमने दोनों से एक एक बॉल निकाली, दोनों का सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों का सेम कलर। तो भाई दोनों का सेम कलर दो ही केस में हो सकता है, या तो दोनों व्हाइट निकल जाएं या तो दोनों रेड निकल जाएं। ये लड़के ध्यान लगाओ, दो ही संभावनाएं है ना, बोथ रेड प्लस बोथ व्हाइट। होगा कि नहीं? बोलो सर या तो ये, या के लिए मैंने प्लस लगाया है। क्लियर? बताओ अगर दोनों से रेड निकालनी है तो बताओ पहले से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड दूसरे से भी रेड ही आए तो 3/5, या फिर पहले से व्हाइट आ जाए दूसरे से भी व्हाइट आ जाए तो पहले से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू
2 बाई 5, समझ गए। ये बताओ ये कितना हो गया, 9/20 प्लस 2/20, सर आंसर 11/20। फ्री के मार्क्स हैं यार, क्या चाहिए तुम लोगों को, मुश्किल था क्या, समझ गए ना भाई। या तो दोनों से रेड निकल जाए या तो दोनों से व्हाइट आ जाए, काम बन जाएगा। क्लियर, ओके आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है बने बस। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ जाऊं, ठीक है। लिखिए, इन ए फैक्ट्री मशीन ए प्रोड्यूस 30% ऑफ द टोटल आउटपुट। लिखिए, मशीन ए 30% आउटपुट बनाती है। इन ए फैक्ट्री मशीन ए प्रोड्यूस 30% ऑफ द टोटल आउटपुट, जितना भी बनता है वहां पर उसका 30% मशीन ए बनाती है। मशीन बी प्रोड्यूस 25%, मशीन बी प्रोड्यूस 25%, मशीन सी प्रोड्यूस रिमेनिंग आउटपुट। ठीक है, मशीन ए से बनाए जाते हैं 30% आउटपुट, मशीन बी बनाती है 25% आउटपुट और मशीन सी बनाती है रिमेनिंग आउटपुट। हो गया। द डिफेक्टिव टाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी एंड सी। ए का डिफेक्टिव पीस कितने बनते हैं 1%, बी कितने डिफेक्टिव बनाती है 1.2%, ए बनाती है कितने 1% डिफेक्टिव पीस और बी बनाती है 1.2% डिफेक्टिव पीस और सी बनाती है 2% डिफेक्टिव पीस। क्लियर यहां तक। एन आइटम इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेज आउटपुट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमने रैंडमली एक आइटम को सिलेक्ट किया और ये पाया गया कि वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है ये पाया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। इस बात की पढ़ी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। पहली बात ये पाया गया कि वो बल्ब या वो चीज जो आइटम हमने सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव है, तो बताइए इस बात की संभावना कितनी है कि उसको मशीन बी ने प्रोड्यूस किया होगा। गलत मत करना भाई, मेरा मानना यह है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, पेपर में आ जाएगा तो, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है ना। सीधे सीधे देखने पर पता चल जाए कि बेस थ्योरम क्वेश्चन है। 4 नंबर फ्री के एकदम, है ना। ओके, करिए जल्दी से जितनी जल्दी हो सके। देखो इवन क्या मानोगे, मशीन ए प्रोड्यूस्ड, है ना, मतलब आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 क्या मानोगे, बाय मशीन बी। E3 क्या मानोगे, बाय मशीन सी। ए क्या मानोगे, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव। समझ में आ गया, इतनी कहानी होगी। अब बताओ क्या करेंगे, ठीक है ना। सब लोग का मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई सबका हो गया हो तो इसको हटा दो, दूसरा करूं, ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 बॉक्सेस। पहले बॉक्स में लिखिए, पहले बॉक्स में 3 रेड 6 ब्लैक, पहले बॉक्स में 3 रेड 6 ब्लैक, दूसरे बॉक्स में 5 रेड 5 ब्लैक, दूसरे बॉक्स में 5 रेड 5 ब्लैक। हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। वन ऑफ द 2 बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी रेड। हमने इसमें से कोई एक बॉल बैग रैंडमली सिलेक्ट किया, फिर उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड थी, जो बॉल निकाली वो रेड थी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि द बॉल ड्रॉन कम आउट फ्रॉम बॉक्स 2। इस बात की संभावना कितनी है कि जो हमने बॉल निकाली है वो दूसरे बैग बॉक्स से निकाली होगी, दूसरे बैग से निकाली होगी। समझ गए। पहले बैग में 3 रेड 6 ब्लैक और दूसरे बैग में 5 रेड 5 ब्लैक हैं, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि हमने अगर 2 बॉल मतलब सॉरी 1 बॉल निकाली और बॉल रेड है, वो बॉल रेड है ये बात पहले से पता है, तो बता इस बात की संभावना कितनी है कि उसको बॉक्स 2 से निकाला गया होगा। रिवीजन में ऐसे ही होता है कि आपको क्वेश्चन करने हैं, दूसरा व्यक्ति आपको हल्का फुल्का क्लू दे सकता है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो वो बता देगा कि भाई ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं तो अब तक आपका ये क्वेश्चन सर दिया नहीं कि आप सॉल्व हो गया। वेरी गुड, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ भाई हाँ 4 नंबर। और क्या तुम सारे क्वेश्चन किए जा रहे हो प्रोबेबिलिटी के। मुझे अभी तक लग रहा था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तुमसे होंगे नहीं, वो हो रहे हैं तुमसे आराम से। तो एक क्वेश्चन आप थोड़ा चटकारे के लिए, ठीक है ना, बीच में एक क्वेश्चन थोड़ा चटकारे के लिए। तब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। ओके करिए इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। पंचिका आसान है, इसमें कुछ है नहीं भाई, क्यों क्या करेंगे हमें यार, ये तो क्वेश्चन आराम 1/3 ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्या करेंगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन इस x की जगह पर अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स dx। अभी हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। सेम हो गया, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 to 3 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। अब बताइए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 to 3 1 dx। 1 का हो जाएगा x, लिमिट कहां से कहां तक 3 से 1 से 3, तो आंसर आ जाएगा सर 3 - 1 मतलब 2। 2i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू 2/2 यार, कट के 1। क्या कर रहे हो भाई, देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, खाली ऐसे ही पूछा था चटखारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलो, ठीक है ना। हाँ ठीक, लिखो बड़े, नया क्वेश्चन है। ए कॉइन इज बायस्ड, क्वेश्चन सुनिए अपना है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। A coin is biased such that the head is 3 times as likely to occur as tail, ठीक है। A coin is biased, ठीक है, biased होने का मतलब होता है कि कॉइन अब सही नहीं है, इक्वली लाइकली उसमें फेयर कॉइन नहीं है। फेयर कॉइन का मतलब होता है कि उसमें सर हेड और टेल आने की संभावना बराबर है, लेकिन अगर बायस्ड कॉइन होता है तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना सेम नहीं होती। तो उसने कहा a coin is biased such that head is 3 times as likely to occur as tail, मतलब हेड के आने की संभावना टेल के आने की संभावना की 3 गुनी है। क्लियर, ओके। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर इस कॉइन को 2 बार उछाला जाए, ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। 2 चीजें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ द टेल्स, दोनों बताने हैं। 2 बार टॉस किया है। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ, हेड के आने की संभावना ज्यादा है या टेल के? हेड के, और कितनी है? P ऑफ हेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ टेल, ऐसा ही कुछ कहा है ना। और हम जानते हैं P ऑफ हेड प्लस P ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ हेड की जगह पर क्या लिख दूंगा 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ टेल इज इक्वल टू प्लस P ऑफ टेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 4 टाइम्स ऑफ P ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ टेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहां से P ऑफ टेल तो आई गया, P ऑफ हेड कितना हो जाएगा, P ऑफ हेड हो जाएगा 3/4। क्लियर, बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हेड का, तो कैसे करोगे सर, या तो बड़ा या तो 0 हेड, सॉरी टेल का करना है, या तो कोई टेल नहीं आएगा 0 टेल, या तो 1 टेल आएगा या तो 2 टेल आएंगे, यही 3 संभावना हो सकती हैं। कोई भी टेल ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब कोई भी टेल ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सर 3/4 इंटू 3/4। क्लियर, एक हेड आए और एक टेल आए, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3/16। दोनों टेल आ जाएं इस बात की प्रोबेबिलिटी, सर 1/4 इंटू 1/4 कितना आ गया, ये 9/16, 3/16, 1/16। इन सब का सम हमेशा क्या आएगा 1 के इक्वल। हो गया खत्म, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 4 नंबर फ्री के मिलने हैं, ये एकदम आसान। अब लेकिन क्या कहा है, मीन बताओ उसका, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, समझ ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर देख लेता हूं, आप जो बता रहे हो उसके 1/2 है भाई, 1/2 8/16 होना चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो। मीन क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू P ऑफ एक्स आई, यही तो होता है ना। मतलब क्या,
इन्हीं सबका, बस इन सबका मल्टीप्लाई करना होता है और जोड़ देना होता है। 0 इंटू 9/16 प्लस 1 इंटू 3/16 प्लस 2 इंटू 1/16। भाई आप हमने ये गलती कर रखी बहुत बड़ी वाली, ये हमारा गलत है। बोलो कैसे? और बस ये गलती करी, देखो पूरे 4 नंबर गए, एकदम बहुत बुरे गए ये 4 नंबर। मतलब जिस पे ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आके कहोगे कि मैं बिल्कुल सही करके आया हूं, वो गड़बड़ हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, पहले जब उसने कहा एक या तो एक भी टेल नहीं, या तो दोनों हेड आएंगे, मतलब पहली बार भी हेड दूसरी बार भी हेड, या फिर एक टेल। अब एक टेल का मतलब ये नहीं है कि पहली ही बार में टेल या पहली बार में हेड। 2 बार कॉइन को टॉस किया ना, तो या तो पहले हेड फिर टेल, या फिर पहले टेल फिर हेड हो सकता है। तो प्लस का 1/4 इंटू 3/4 ये होगा। तो 3/16 प्लस 3/16 मतलब कितना हो जाएगा? 6/16। ये गलती हो रही है हमसे। और अच्छा एक बार, लेकिन अच्छा एक और बात है, कभी भी गलती मत करना, एक बार चेक कर लेना जोड़ के देखते हैं। अगर यहाँ 1/16 था तो 1 + 1 2 + 9 11/16 आ ही नहीं रहा था। अब सही आएगा, देखो 9 6 15 और 1 16 16/16 1 आएगा। भाई इन सब का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो वो गलती अगर पकड़ लेना चाहते तो हम पकड़ सकते थे, हमने बेवकूफ़ी की, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा सही कर रहे हैं, चलो बड़े कॉन्फिडेंट थे, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ आके लेकिन फंस गए। देखो आंसर जब मैच करा तो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ क्या होगा? 1 इंटू 6/16, तो आंसर बताओ कितना आएगा? 8/16 मतलब 1/2। समझ गए? अभी तो कोई डाउट नहीं रह गया? ठीक है। क्या चीज़? एक क्वेश्चन और करो। क्या चीज़? अरे रुक जाओ, बताएंगे, उसको अलग बताएंगे ना, है ना। देखो सपोज दैट, क्वेश्चन सुनिए, बता दो। सपोज दैट 5 मैन आउट ऑफ 100, सुनो बच्चों सुनो अब, है ना। सपोज दैट 5 मैन आउट ऑफ 100 एंड 25 वुमेन आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर्स। सुनो सुनो सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन। सपोज दैट 5 मैन आउट ऑफ 100 एंड 25 वुमेन आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर। गुड ओरेटर, ओरेटर मतलब वक्ता, बोलने वाले, स्पीकर्स एक तरीके से, ठीक है ना। हालांकि स्पीकर में ओरेटर में फर्क है। स्पीकर्स क्या होते हैं? मतलब जो बस खाली कुछ भी बुलवाओगे उनसे देख के बोल देंगे। ओरेटर मतलब होता है जो अपने लेवल पर बात करे, अपने आप से देखकर बात, अपने आप से अपने ढंग से बात करे, उसको ओरेटर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी की लिखी लिखाई समीक्षा को नहीं बोले, ठीक है ना। ओके सुनिए, सपोज दैट, सुनो भाई अब सुनो, 5 मैन out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators, assuming that there are equal number of men and women. ये बच्चे ध्यान लगाओ, assuming that there are equal number of men and women. सुनो, 5 लोग 100 लोगों में से ऐसे होते हैं जो कि अच्छे ओरेटर होते हैं, और 25 वुमेन 1000 वुमेन में से ऐसी होती हैं जो कि गुड ओरेटर होती हैं। आप समझ में आ गई बात? अब क्या कहते हैं? एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, मान लीजिए किसी ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ मैन भी हैं और वुमेन भी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गुड ओरेटर, इस बात की संभावना कितनी है कि हमने किसी एक गुड ओरेटर को चुना होगा। मतलब किसी एक ग्रुप में से जिसमें बराबर मैन भी हैं और उतनी ही वुमेन भी हैं, हमने किसी एक व्यक्ति को चुना। फाइंड द assuming that there are equal, अच्छा find the probability of choosing a good orator, तो उसके गुड ओरेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन समझ में आया? अब वैसे भी हाँ, ये बात समझना बस जरूरी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि बेस थ्योरम का है। बताओ बताओ, सोच के बताओ ना। टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा ना, कारण क्योंकि अगर वो ऐसे कहता कि वो गुड, ये पहले से पता है कि गुड ओरेटर है, तो अब बताओ कि वो मैन रहा होगा या वुमेन रही होगी, तब तो ये हो जाता क्या? बेस थ्योरम। बताओ सब बताओ कितना? हाँ वेरी गुड, 3/80, बहुत अच्छे, ठीक है। ऐसे ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में, सारे क्वेश्चन मैंने जितना करा सब बोर्ड गया। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं यार? बेस थ्योरम में क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। 3/80, 1/17, 17/18, ऐसा अजीब अजीब आंसर, 1/95, ऐसे ऐसे आंसर आते हैं भाई, ठीक है। ओके सुनो, अब
भाई क्या करोगे, इवन क्या मानोगे, इवन क्या मानोगे कि सेलेक्टेड, देखो ध्यान नहीं दे रहा अनुकूल है ना, सेलेक्टेड मेंबर इज मैन, ठीक है। E2 क्या मानोगे, सेलेक्टेड मेंबर इज वुमेन। चलो एक ले लेते हैं, तो एक ही लेते हैं, क्लियर। अब क्या करोगे, उसके गुड ओरेटर बताओ मुझे पहले, P ऑफ E1 बताओ, यानी कि उसके मैन चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिसको मैंने चुना उसके मैन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कारण क्योंकि बराबर ग्रुप में बराबर लड़के हैं और बराबर लड़के हैं, तो इसका मतलब 1/2, P ऑफ E2 1/2, क्लियर। अब मुझे उसने खुद बताया है, ए क्या मानूंगा, ए मानूंगा गुड ओरेटर, उसके गुड ओरेटर होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता करनी है, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, P ऑफ ए का फॉर्मूला पहले मुझे बताओ सर, ये होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1, फिर प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2। बताओ P ऑफ E1 आपके पास है 1/2, अब अगर 1/2 मतलब मैंने मेल में चुना उसको, और मेल के गुड ओरेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है उसने, 5/100। अब मैं कृष्णा नहीं ध्यान दे रहा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, वो करके बैठ गया है, उसकी बात में मत लगो अभी, ठीक है ना। देखो P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी, सर मेल के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, अब मेल में से गुड ओरेटर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/100, क्योंकि 100 में से हर 5 अच्छे ओरेटर होते हैं, क्लियर। या तो ये संभावना होगी, या फिर सर मैंने मेल फीमेल को चुना होगा, मैंने किसको चुना होगा, फीमेल को, फीमेल के भी चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, लेकिन उसके अब गुड ओरेटर होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि A/E1 का मतलब, A/E2 का मतलब सर वो फीमेल तो है लेकिन गुड ओरेटर होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो फीमेल के केस में 1000 में से 5 ही, अच्छा 25 क्या होती हैं गुड ओरेटर, तो क्या आ जाएगा 25/1000। बस इसको सॉल्व कर देना, दौड़ते हुए आंसर आएगा 3/80। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, क्या कहना है, ठीक है। थोड़ा सा यार ध्यान से अगर काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज करने लगते हो खुद को भी, मुझे भी, ठीक है। चलिए बढ़े, एक और, 3 डाइज आर साइमल्टेनियसली थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, 3 डाइज, लास्ट डे है बस ये प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं प्रोबेबिलिटी का। 3 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5 इज, है ना। अच्छा एक मिनट, 3 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया, तीनों पर आने वाले नंबर का सम 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बस इतना क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए सैंपल स्पेस बनाओगे। अब ज्यादा चक्कर ना पड़ना है कि सर वो मैं 216 सैंपल स्पेस बनाऊंगा, आप खुद आइडिया लगाओ कि 1 वाले में कितनी संभावनाएं बनती हैं। 1 1 1 1 नहीं, 1 1 1 नहीं होगा, 1 2 है, पहले 1 1 वाले ढूंढो सारे, 1 1 पे कोई है क्या भाई, पहले पे 1, दूसरे पे 1, फिर कोई है क्या उसके साथ, तो 1 1 3 1 1 3 1 1 3 के अलावा 1 1 के साथ और कोई हो सकता है नहीं, तो 1 1 3 अलग। अब 1 2 के साथ ढूंढो, 1 2 1 2 2 1 2 2 के साथ, 1 2 के साथ और कोई है नहीं, 1 3 के साथ ढूंढो, 1 3 1 लिखते जाओ उनको, है ना, 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2, अभी तक मैंने 3 बताए, 1 3 1 हो गया ना। 1 4 के साथ कोई है क्या, नहीं सर, 1 4 के साथ कोई नहीं आएगा, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ नहीं आएगा, खत्म मामला। 2 1 के साथ बताओ, 2 1 2 समझ गए ना, 2 1 2 2 2 1 2 3 नहीं होगा सर, खत्म मामला, 2 के साथ वाला भी मामला खत्म। 3 के साथ आ जाओ, 3 1 1, इसके अलावा नहीं सर, क्लियर हुआ। अब 3 1 1 के अलावा जब कोई और बचा ही नहीं, तो चौथे से तो शुरू हो ही नहीं सकता सर, बोलो समझ में आएगी नहीं, तो फेवर में कितने हुए 6, टोटल कितने होते हैं 216, 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करने पर 216 आउटकम्स आते हैं, तो 6/216 1/36 इज द राइट आंसर, 1/36 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन सारे लगाने होते हैं, हर टाइप के करने होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना क्वेश्चन की या तो टोटल प्रोबेबिलिटी का या तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा।
समझे ना, 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बड़े प्यार से मिल भी जाते हैं, बस फिर भी प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। ये खत्म मामला आज के लिए प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद नया चैप्टर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।